हेलो ऑल। तो आज हम लोग हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या रहता है? स्कोप का मतलब है कि सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट के रूप में क्या पढ़ा जाएगा, और जो भी हम लोग सोशियोलॉजी के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा। तो व्हाट एंड हाउ ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम लोग इन दो सवालों का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोशियोलॉजी का मतलब क्या है और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का एक कंसेप्ट जो था वो उसको डिस्कस किया था। तो सोशियोलॉजी के बारे में दो तीन और चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बेटर होनी शुरू हो जाए। और कोई भी हमारा ऑप्शनल जब भी हम शुरू करते हैं तो उसके जो स्टार्टिंग के 5-7 लेक्चर्स रहते हैं तो वहां पे आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग की शुरुआत होती है। फिर 5 या 6 लेक्चर्स के बाद हम लोग इंडिविजुअली एक एक कंसेप्ट या एक एक टॉपिक को पिक करते हैं। उसके बाद आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ध्यान रखिए, जैसे आपका सोशियोलॉजी का स्पेसिफिकली जब पेपर 1 हमारा खत्म होगा उसके बाद जब फिर से आप पहले 5 लेक्चर्स को गो थ्रू करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशियोलॉजी की वो बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में इसलिए बतानी जरूरी होती है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट जब आगे आएंगे तो इन्हीं लेक्चर्स के साथ जब हम उन कंसेप्ट को लिंक करेंगे तो हमें जो प्रॉपर स्टोरी है, पूरी कहानी जो है वो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम इसमें अप्रोच करते हैं, क्या पूरे की पूरी थिंकिंग रहती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों की काफी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो पहले तो हमने सोशियोलॉजी का जो मतलब था उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूंगा तो सोशियोलॉजी जो है बेसिकली साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी है। यानी कि जो समाज है जब हम उसके बारे में समझते हैं या जब हम उसके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तब वहां से जो वो सोशियोलॉजी अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करता है। अब देखिए, सोसाइटी या समाज जो है वो 10,000 सालों से जो है वो हम सारे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूंगा तो ह्यूमन को आए हुए जो होमोसेपियंस है, लाखों 2-2.5 लाख साल के आसपास जो है वो हम सब लोगों को, जो होमोसेपियंस है यानी कि मैं और आप जो है, जिनको हम मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं, जिसने पूरा समाज बनाया, पूरा विश्व बनाया, पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की, इसको आए 2-2.5 लाख साल जो है वो हो चुके हैं। और हम लोगों ने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहना अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स पहले जो है वो शुरू कर दिया था। हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 3,000 साल पहले जो है वो 2,500-3,000 साल पहले जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं। उसके साथ साथ हम वैदिक एज देखते हैं, अलग अलग तरह की जो मौर्यन एज है, गुप्ता एज है, इस तरह की जो समाज है, इस तरह की जो सोसाइटी है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो जो सोसाइटी एज ए कंसेप्ट है वो हमेशा से ही इस दुनिया का हिस्सा रहा है। लेकिन जो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल नया है, वो बिल्कुल मॉडर्न है। क्योंकि बड़े पहले या आज से 3,000 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो उस समय पे जो ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, जो उस जमाने के थिंकर्स हुआ करते थे, क्लियर, उनका ज्यादा इंटरेस्ट वहां की पॉलिटी और वहां की जो इकोनॉमी थी उसको जानने का हुआ करता था। यही कारण है कि हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं या पॉलिटी के डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसको सीधा सीधा जो वो 3,000 साल पहले जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। सिमिलरली जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे पॉलिटी के साथ साथ हम लोग जो इकोनॉमिक नेचर है या कैसे इकोनॉमी को रन किया जाए, गवर्न किया जाए, उससे रिलेटेड भी राइटिंग्स जो हैं वो देखते हैं। जैसे जो कौटिल्य है उनके द्वारा भी अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स ट्रीटाइज है, इकोनॉमिक्स के बारे में जो वो काफी लिखा गया है। सिमिलरली मैं फिलॉसफी की बात करूंगा तो फिलॉसफी जैसे जो वेद हमारे लिखे गए उनके ऊपर उपनिषदा की फॉर्म में जो है वो हम लोगों ने फिलॉसफी को भी डेवलप होते हुए देखा। तो आसान भाषा में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टाइम से जो है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन या एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में डेवलप कर चुके हैं। लेकिन सोशियोलॉजी के साथ जो है वो ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूंगा तो सोसाइटी को एक सब्जेक्ट के रूप में या सोसाइटी की जो स्टडी है उसको एक कंसेप्ट या एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाए, इसकी जो शुरुआत है वो हम लोगों ने देखा था किसके द्वारा की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो 1839 में एक पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की किताब लिखते हैं जहां पे वो सोशियोलॉजी वर्ड या सोशियोलॉजी शब्द जो है उसको मेंशन करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट के साथ साथ मल्टीपल और थिंकर्स आएंगे जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है या जो समाज है या सोसाइटी की जो रिलेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनको अब अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। और 1839 के बाद ही या 19th सेंचुरी, अगर मैं इसको लूजली कहूं तो 19th सेंचुरी में ही हम लोग देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में बिल्ड करता है।
पहले नो डाउट सोसाइटी इकोनॉमी का हिस्सा भी हुआ करता था, सोसाइटी ज्योग्राफी का हिस्सा भी हुआ करता था, सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कभी भी सोसाइटी खुद अपने आप को उसमें कभी भी थ्योरी बिल्डिंग नहीं हुई थी। क्योंकि अगर कोई भी एक सब्जेक्ट के रूप में कोई भी एक एस्पेक्ट अगर अपने आप को डेवलप करना चाहता है तो उसमें थ्योरी बिल्डिंग जो है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी बिल्डिंग का मतलब क्या है? थ्योरी बिल्डिंग का मतलब है कि जैसे जब हम लोग समाज के अंदर रहते हैं तो एक बड़ा ही सिंपल से एक इंस्टीट्यूशन में ले लेता हूं, जैसे मैरिज, क्लियर, शादी। तो शादियां तो हजारों सालों से हो रही है, लेकिन मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जब पढ़ा गया, उसके ऊपर जो है वो थ्योरी बिल्ड हुई कि किस तरह की मैरिज होती है, मैरिज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तब जो थ्योरी बिल्डिंग होनी हुई, तब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो सोशियोलॉजी या सोसाइटी है उसने अपने आप को एक डिसिप्लिन, अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। तो यही रीजन है जो सोशियोलॉजी है उसको हम रिलेटिवली यंगर सब्जेक्ट मानते हैं, नया सब्जेक्ट है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि समाज में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, तो सोशियोलॉजी में भी काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो जो सोशियोलॉजी का स्कोप है, जहां से मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी कि सोशियोलॉजी में क्या करना है और उसको कैसे किया जाएगा, तो वो नेवर एंडिंग है, वो हमेशा चेंज हो रहा है। आजकल के टाइम पे जब सोशल मीडिया आ चुकी है, तो जो सोशियोलॉजिस्ट आज से 200 साल पहले माना करते थे, या जो कार्ल मार्क्स माना करता था कि यार जो इकोनॉमिक डिवीजन है वही सोसाइटी को शेप करता है, आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जहां पे हर एक इंसान के हाथ में फोन है, शायद वो असेसमेंट जो है वो उतनी ज्यादा सही मॉडर्न समाज में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो यही कारण है जो सोशियोलॉजी है उसका जो स्कोप है, उसका जो नेचर है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? तो पहली चीज, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है और सोशियोलॉजी कैसे रिलेटिवली एक यंगर सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप लोगों की थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई होगी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि सोसाइटी कैसे इमर्ज हुई, कैसे उसने सस्टेन किया, क्लियर, कैसे वो चेंज हो रही है, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ जो है वो हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। क्लियर? एक हम लोगों ने एक छोटा सा और कंसेप्ट भी पढ़ा था, वो था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एक और टॉपिक भी लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने, दैट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। याद है? तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही, जब मैं सोशियोलॉजी को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है उसी का ही वो कंसेप्ट है। सी राइट मिल्स के द्वारा जो है वो इस स्पेसिफिक थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया। जब ये थ्योरी आई, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आई, तब उनको बड़े सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन आज जब हम लोग सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है वो ही हमारी सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। यानी कि जब भी आप समाज के अंदर कोई भी एक्टिविटी या एक्शन मान लो देखते हो, कोई भी घटना आपको घटित होती हुई देखने को मिलती है, तब आपने उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स एस्टेब्लिश हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, क्लियर, डोमेस्टिक है, रीजनल है, क्लियर, उनको जो है आप लोगों ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है। जैसे यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अभी अपने घर के बाहर निकल रहे हो, वहां पे रोड के ऊपर रास्ते में जो है वो कोई भीख मांग रहा है, कोई बेगिंग कर रहा है, क्लियर। तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये भीख मांग क्यों रहा है। जब आप सोचोगे कि ये भीख क्यों मांग रहा है, तो आप इसके जो पर्सनल ट्रबल्स हैं, जो इसके पर्सनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर सोचना शुरू कर दोगे। यार ये भीख क्यों मांग रहा है? अगर बुजुर्ग है तो शायद इसके बच्चों ने इसको निकाल दिया होगा, शायद ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, शायद ये बोल नहीं सकता होगा, सुन नहीं सकता होगा, या आप ये भी सोचोगे कि हो सकता है कि ये इजी मनी जो है वो प्राप्त करने के लिए जो है वो बेगिंग कर रहा है, इजी मनी के लिए जो है वो भीख मांग रहा है। नॉर्मली यही रहता है। तो जब भी हम किसी एक्टिविटी या क्या ना कोई भी काम होते हुए समाज के अंदर देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये उसके पर्सनल इश्यूज हैं या उसके कुछ पर्सनल ट्रबल्स हैं जिसके कारण जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम लोग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कंसेप्ट की बात करते हैं, तब वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पर्सनल ट्रबल्स क्या है। तब यहां पे देखा जाएगा कि यार शिमला जैसी जगह पे, चंडीगढ़ जैसी जगह पे, दिल्ली जैसी जगह पे, बॉम्बे जैसी जगह पे, जहां पे एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, वहां पे बेगिंग हो क्यों रही है। यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी या एक्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर देख रहे हो, तब आप इंडिविजुअल इशू के साथ उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको एक
पब्लिक इशू बना रहे हो या पब्लिक ट्रबल बना रहे हो और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद हमारा पूरे का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वही अच्छा नहीं होगा, शायद हमारा पूरे का पूरा जो लीगल सिस्टम है वही अच्छा नहीं होगा, शायद हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वहां पे फैमिली के अंदर इतने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो चुके हैं, इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिसके कारण जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनके बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण उनको रोड के ऊपर जो वो भीख मांगनी पड़ रही है। तो आसान भाषा में जब भी हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो आपके पर्सनल इश्यूज या पर्सनल ट्रबल्स हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है, उनको पब्लिक इश्यूज या पब्लिक कंसर्न्स या पब्लिक ट्रबल्स कंसीडर किया जाता है और फिर ढूंढा जाता है कि सोसाइटी के अंदर कैसी है, सोसाइटी की जो करैक्टरिस्टिक्स है या इस सोसाइटी के कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण जो है वो हम लोग ये जो पुअर है, ये जो गरीब इंसान है या जो बेगर है, इसको बेगिंग करते हुए देख रहे हैं। तो आसान भाषा में अब हम पुअर के बारे में नहीं, हम ओवरऑल पॉवर्टी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या पहले से हमेशा बेगिंग हुआ करती थी, बेगिंग के फैक्टर्स क्या हैं, बेगिंग को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह की चीजें जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। लेकिन मैंने शायद आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सोशियोलॉजी जो है वो उसका एक काम नहीं है कि सोशियोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं कि हमने वेलफेयर सेंट्रिक जो है वो अप्रोचेस बनानी है। सोशियोलॉजी बस बता देगा कि ये रीजन हो सकते हैं जी। अब वो जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर सेंट्रिक स्कीम जो वो बनाना। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो एक न्यूट्रल पॉइंट से किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और आप सब लोगों के सामने पेश करता है और उसके बाद जो भी उस जो इश्यू है या उस जो जो थ्योरी बिल्डिंग हुई है उसको यूज करके जब कोई प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो सोशियोलॉजी का काम नहीं, सोशियोलॉजी का काम पूरे समाज को समझ के डिकोड करके आपको बताना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसको अच्छा पढ़ना है, बुरा पढ़ना है, नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आजकल के टाइम पे जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से ही हम लोग सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक हम लोगों ने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो सी राइट मिल्स के द्वारा जो है इस स्पेसिफिक थ्योरी को प्रपोज किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था। क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है होपफुली आप लोगों को। अब चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया क्या कि जब हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो जब सोशियोलॉजी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू करेगा तो उस टाइम पे देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम आएगी कि अब जैसे सोसाइटी के अंदर लेट अस सपोज एक प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं, सोसाइटी के अंदर मैं इनइक्वालिटी देख रहा हूं। सोसाइटी के अंदर मेरे को जो है, सोसाइटी के अंदर मेरे को इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। क्लियर? जब सोशियोलॉजिस्ट इनइक्वालिटी के बारे में सोचेगा तो वो उसके अलग अलग रीजंस जो है वो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोशल इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, यानी कि जो सामाजिक असमानता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि यार ये जो सारे का सारा रीजन है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। कि जो इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों को समाज के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पे जो रिच और पुअर है उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो मैक्सिमम फैसिलिटीज हैं, हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए या पॉलिटिकल कंट्रोल की बात की जाए, वो सारे का सारा कंट्रोल जो है वो रिच लोगों के पास है, जो 1% या 2% के आसपास समाज का जो है या समाज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो 98% के आसपास पॉपुलेशन है वो सारी की सारी गरीब है। यही कारण है ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना ही उनके पास अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज है। तो जो समाज के अंदर इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वो सारी की सारी किसके कारण है? वो इकोनॉमिक सिस्टम के कारण है। क्लियर? और इस तरह का जो सिस्टम होता है जहां पे रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं? दैट इज योर कैपिटलिज्म। ये मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। बाकी तो कार्ल मार्क्स के ऊपर आई थिंक हमारे 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे, तो वहां पे तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बस एक लेमन भाषा में आप लोगों को यहां पे जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए जो कैपिटलिज्म है, जब इकोनॉमी को पढ़ा जाता था
जब इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है सोशियोलॉजी से बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटलिज्म है वो ऑटोमेटिकली एक कंसेप्ट इंक्लूडेड था। क्लियर? कैपिटलिज्म का मतलब क्या था कि जहां पे सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, बिजनेस करने की जो चीजें हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेंगी। लेकिन जो अब सोशियोलॉजी अब एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, तो अब सवाल यहां पे आएगा कि जो सोशियोलॉजी है वो ऑलरेडी जो बने हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है तो अगर हम समाज को स्टडी करेंगे और इनइक्वालिटी देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कैपिटलिज्म जो वो सोशियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि कैपिटलिज्म ऑलरेडी इकोनॉमी जो एक सब्जेक्ट के रूप में हजारों सालों से चल रहा है उसका वो हिस्सा है। क्लियर? वैसे थोड़ा सा मैं रिफाइन कर दूंगा, कैपिटलिज्म मतलब 500 साल पुराना जो है वो एक कंसेप्ट है जो इकोनॉमी के अंदर पहले से ही इंटीग्रेटेड था। तो क्या सोशियोलॉजी इस स्पेसिफिक कंसेप्ट को भी स्टडी करेगी कि इसको ये कहेगी कि इकोनॉमी स्टडी करते रहे? क्योंकि नया सब्जेक्ट जब आता है ना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किन चीजों को पकड़े और किन चीजों को छोड़े। क्लियर? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सोशियोलॉजी के सामने आया वो यही क्वेश्चन आया कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी इन दी सोशियोलॉजी। कि जैसे मैं, होपफुली अब आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कैपिटलिज्म ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ाया जाता था, तो सोशियोलॉजी जब एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो रहा है तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कैपिटलिज्म को पिक करेंगे कि छोड़ देंगे कि चलिए ठीक है इकोनॉमी में इसको कवर कर दिया गया है? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? तो यहां पे बहुत ज्यादा असमंजस थी। दूसरी बात कि मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है जी हम लोग जो वो कैपिटलिज्म को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर इंक्लूडेड है, हम लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि समाज के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, या रिलेशनशिप जो हैं वो किस तरीके की रिलेशनशिप जो है वो बनी हुई है, किस तरीके की जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो हम सारे के सारे लोग एक गांव के अंदर रह रहे हैं, या मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सारे लोग काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं हम सारे के सारे लोग जो है वो और शाम को चले जाते हैं। क्लियर? और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लरिश कर रही है, अच्छा खासा जो है वो काम कर रही है। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, एक रीजन क्या हो सकता है कि सारे के सारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके कॉपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। समझ आ रही कहानी की सारी? क्लियर? ओ यार अब मान लो क्रिकेट टीम है, ज्यादा दूर क्यों जाना है, क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट खेल रही है। क्लियर? 11 लोग हैं, वो जो है वो मैच चला हुआ है क्रिकेट का, उसको वो खेल रहे हैं। अगर वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने जो है वो जीतना है, सब है ना, सब जिसको पता है कि यार दूसरा मेरे से अगर बेटर परफॉर्म कर रहा है, अच्छी फॉर्म में, तो उसको आगे आने देगा, अपने आप जो वो बैकवर्ड स्टेप ले लेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी वो टीम मैच जीतेगी तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? वो होगा कॉपरेशन। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में आपस में बन ही नहीं रही है, वो मैच जाने चलने खेलने जो वो चले गए, वहां पे कोई रन आउट हो रहा है, क्लियर, या कोई दौड़ ही नहीं रहा है, क्लियर, या कोई चाह रहा है कि आउट ही हो जाए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक टीम है उसके अंदर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट है, तो उसके कारण जो है वो कुछ हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है या अल्टीमेट आउटकम जो है वो देखने को मिल रही है। तो आसान भाषा में अगर समाज के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग लोगों के बीच में कुछ सोशल रिलेशनशिप्स होती है। तो जैसे कॉपरेशन एक सोशल रिलेशनशिप का एग्जांपल है, कन्फ्लिक्ट भी एक सोशल रिलेशनशिप का ही एग्जांपल है। तो अगर मान लो कन्फ्लिक्ट होगा समाज के अंदर तो आउटकम जो है वो नेगेटिव होगी। ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट है इसी की आउटकम वॉर होती है, इसी का आउटकम जो है वो दो देशों के बीच की लड़ाई भी होती है। कॉपरेशन का आउटकम जो है वो दो देशों के बीच का मित्रता होती है, दो देशों के बीच के फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, दो देश जो एक साथ मिलके शायद तीसरे के साथ जो वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। तो आसान भाषा में जो सोशल रिलेशनशिप है, पहले तो जो या मेन ऑब्जेक्टिव जो सोशियोलॉजी का हुआ करता था वो यही हुआ करता था, जहां पे कुछ लोग कहते थे कि यार हमें कैपिटलिज्म नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि कैपिटलिज्म हमारा काम नहीं है, हमें जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस है उनमें नहीं घुसना है, हम लोगों को जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इंडिविजुअल्स के उसमें नहीं जाना है, हम लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या काम करना है? हमने सिर्फ जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करना है। तो सोशल रिलेशनशिप्स में कॉपरेशन है, कन्फ्लिक्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर है, लव है, हेट है, इमोशंस हैं, ये सारे के सारे जो है वो सोशल रिलेशनशिप का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये सारी कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जब सोशियोलॉजी के व्हाट को डिसाइड किया जा रहा था, ये सुन लीजिए क्योंकि आने वाला लेक्चर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कि जब सोशियोलॉजी में व्हाट डिसाइड किया जा रहा था तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे
कि हम लोगों को सोशियोलॉजी को सिर्फ एक ही कंसेप्ट में समझना चाहिए। सोसाइटी को हमें या सोशियोलॉजी को हमें ज्यादा ब्रॉडली समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को समझाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया, कैपिटलिज्म को समझाने के लिए इकोनॉमिक्स जब ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, तो हम कैपिटलिज्म को नहीं संभालेंगे। हम सिर्फ जो सोशल रिलेशनशिप हैं सिर्फ उन्हीं को ही कवर करेंगे, और सोशल रिलेशनशिप को के ऊपर हमारी सारी की सारी थ्योरी बिल्डिंग होगी। और सोशियोलॉजी का काम सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना है। यानी कि अगर एक समाज के अंदर एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप क्यों है, वो कैसे अच्छा काम कर रहा है, कैसे वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा रिलेशनशिप उनके बीच में है या किस तरह का रिलेशनशिप उसके बीच में है। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि सोशियोलॉजी का काम बस इतना सही है। यानी कि इन्होंने जो सोशियोलॉजी है उसको नैरो कर दिया, उसको कहा कि ये सारे काम नहीं करेगी, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जो टनल है उसी के ऊपर फोकस करेगी, लेफ्ट राइट ये ज्यादा ना देखेगी, ना ही अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी। क्लियर? तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस तरह के थे जिन्होंने कहा सोशियोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट के डोमेन में इंटरवीन नहीं करेगी, सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में रहेगी, सोशियोलॉजी एक साइंस की तरह काम करेगी। साइंस की तरह काम करने का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई जो है वो किसी तरह की एक्सटर्नल जो इंटरवेंशन है वो उसका जो फाइनल आउटकम है उसको चेंज नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब मान लो मैंने पेन को नीचे फेंक दिया, नीचे चला क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, क्लियर, जो अपनी तरफ इसको खींच रही है। तो साइंस जो है वो अपने आप को हमेशा रिपीट करती है, साइंस के अंदर एग्जैक्टनेस आती है, साइंस के अंदर रिपीटेटिवनेस आती है। क्लियर? तो ये लोग ये कहते थे कि जब हम सोशल रिलेशनशिप्स को जब अंडरस्टैंड करेंगे, तो या सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर जब फोकस करेंगे, तो हम लोग सोशियोलॉजी को एक साइंस के रूप में जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में सोशियोलॉजी को साइंस कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें इस सारे कंसेप्ट को जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तक आप एक चीज समझिए कि जब हम लोग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उसमें पहला सवाल था कि हमने स्कोप रखना क्या है, क्या हमने हर एक फील्ड में इंक्लूड करना है या हमने सोशियोलॉजी को एक स्पेसिफिक दायरे में बांध देना है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है उसको थोड़ा नैरो रखा जाए, उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं रखा जाए, और उन्होंने मेनली जो सोशल रिलेशनशिप हैं सिर्फ इन्हीं के ही ऊपर थ्योरी बिल्डिंग क्या जो है वो फोकस करना शुरू कर दिया। कुछ बाद में ऐसे लोग आए, बाद में क्या कंटेम्प्रेरी भी थे कुछ लोग, कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कि देखिए अगर हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी जो है वो किसी भी एक समाज की जो पूरे की पूरी सोशल लाइफ है। अब देखिए यार, अब मैं हूं, आप हैं, क्लियर, नो डाउट हम सारे के सारे लोग जो हैं वो समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो इकोनॉमिकल इशू है उसका कोई इंपैक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर? जैसे कार्ल मार्क्स भी कहता था कि जिसके पास ज्यादा पैसा आएगा वो ज्यादा रिच रहेगा, सोसाइटी के अंदर उसका जो स्टेटस है, उसका जो स्टेचर है वो ज्यादा होगा। तो वहां पे पैसा या इकोनॉमी डिसाइड कर रही थी कि समाज के अंदर जो है वो कौन ज्यादा बड़ा आएगा और कौन छोटा आएगा। क्लियर? कहानी समझ आ रहा, नहीं आ रहा? तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम पूरी सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे चाहे सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, सारे के सारे इश्यूज जो है वो उनको सोसाइटी के साथ कवर किया जाता है। क्लियर? तो सोसाइटी के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर भी जो हमारे थिंकर्स थे उनके बीच में डिवीजन था। डिवीजन क्या था? कुछ कहते थे कि सिर्फ हम लोगों को सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस करना है, और कुछ लोग कहा करते थे कि हम लोगों को पूरे की पूरी जो सोशल लाइफ है, फिर चाहे वो इकोनॉमी है उसके साथ भी रिलेट करना है। यानी कि इनके अकॉर्डिंगली जो कैपिटलिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोशियोलॉजी ऑल्सो, या सोशियोलॉजी को भी कैपिटलिज्म को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बारे में जो है वो R&D करनी चाहिए। जो सोशियोलॉजी है उसको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी सोशल इशू मैं देख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में आपको एक कॉफी का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि यार हमने तो इंटरनेशनल ट्रेड भी एस्टेब्लिश कर दिया था। क्लियर? हमने क्या ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया था? अच्छा, ये जो डेवलपिंग नेशन है, ये गरीब देश है, वो चाय प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा जो वो खरीद रहा है, दोनों के बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। लेकिन हम लोगों ने वहां पे इकोनॉमिक रिलेशन भी उस स्पेसिफिक एक जो सोशल एक्टिविटी कैरी आउट हो रही थी, जहां पे कुछ लोग या एक इंडिविजुअल कॉफी पी रहा था या चाय पी रहा था, वहां से हम लोगों ने उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस उनको भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो आसान भाषा में कुछ सोशियोलॉजिकल या कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे थे जो चाहते थे कि जो सोशियोलॉजी है उसको नैरोली जो है वो पढ़ा जाए। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है,
जब आप लोग सोशियोलॉजी को अप्रोच करोगे तो उसका जो होराइजन है वो काफी वाइडर होना चाहिए, काफी ब्रॉड होना चाहिए। जो भी समाज के अंदर हो रहा है वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोगों को इंक्लूड करनी है, चाहे वो पॉलिटिकल है। इवन आजकल के जमाने की अगर मैं बात करूंगा तो आजकल देखिए जो टेक्नोलॉजी है, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है मेरे या आपके बिहेवियर में। हम लोग देख रहे हैं कि यार सिर्फ एक वीडियो देख के जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दंगा फसाद हो जा रहा है। क्लियर? या एक वीडियो देख के जो वो लोग बहुत सारी गंदी आदतों को छोड़ दे रहे हैं या गंदी आदतों को अपना दे रहे हैं। तो आसान भाषा में जो हमारा समाज है, उस हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो आजकल के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल, या सोशल मीडिया जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर रही है। तो यही रीजन है, ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, यानी कि जो मैं कह रहा हूं कि जो वाइडर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, ये ज्यादा आजकल जो है वो काम करता है। और सोशियोलॉजी ने जब अपने आप को इतने बड़े सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश किया तो उसमें ये जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि ये दूसरे थिंकर्स हैं जिनमें एमिले डर्किम जो है वो मेन है, ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो भी इसी स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस के थे, जहां पर वो चाहते थे कि जो सोशियोलॉजी है उसको हर एक जो दायरा है, या सोशियोलॉजी जो वो हर एक जो होराइजन है, हर एक जो डिमेंशन है उसको सोशियोलॉजी के अंदर कवर करना चाहिए। उसको सिर्फ जो सोशल रिलेशनशिप है वहीं तक कन्फाइन नहीं रखना चाहिए। क्लियर? तो जो स्कोप था, सबसे पहले तो डिबेट सारे का सारा उसी के ऊपर हुआ कि स्कोप इसका नैरो रखा जाए या स्कोप इसका वाइडर रखा जाए। तो जब हम लोग सोशियोलॉजी में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम लोग दोनों के दोनों तरह के जो थिंकर्स हैं, दोनों के दोनों तरह के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कहता था कि नैरो होना चाहिए और कौन कहता था वाइडर होना चाहिए। और आजकल के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पीरियड पे, किस तरीके से जो सोशियोलॉजी है उसका स्कोप विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को और ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा बेटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, जितना स्कोप ब्रॉड होगा उतना सब्जेक्ट जो वो गहराई होगी, और जितना सब्जेक्ट में गहराई होगी उतना सब्जेक्ट जो है या डिसिप्लिन जो है वो आपका क्या रहेगा, पॉपुलर रहेगा। डन? तो इसी बेसिस के ऊपर जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, इसको दो अलग अलग तरह के स्कूल्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। एक हमारा स्कूल है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्ट स्कूल, या जिसको माइक्रो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल जो एक ही नजरिए से जो है वो सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। दूसरा हमारा है दैट इज योर सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल वो है जिसको हम लोग मैक्रो स्कूल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करता था। तो ये जो पहले वाला है ये वो स्कूल है सोशियोलॉजी का जो नैरो पर्सपेक्टिव या नैरो अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी का जिक्र करता था। और जो दूसरे वाला स्कूल है दैट इज योर सिंथेटिक, ये वो वाला स्कूल है जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी का जिक्र करता है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? तो अब ध्यान रखिए, अब थोड़े थोड़े थिंकर्स जो है वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए जो हमारा ऑप्शनल रहता है उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही रहता है, और यहीं से जो है वो आपके नंबर वगैरह जो है एक्स्ट्रा रहने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स की बात करूं तो इनके नाम याद रखेंगे, जॉर्ज सिमिल, एल्फ्रेड वीयरकैंडिट, लियोपोल्ड वॉन वीज, मैक्स वेबर। ये चार वो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। मैक्स वेबर के बारे में तो हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी इन सबके बारे में भी दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो कल को अगर एग्जाम में भी इनकी रेफरेंस हम लोगों ने देनी है या इनके ऊपर ही कभी गलती से सवाल आ जाए तब भी हमारे पास जो वो कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो अनयूजुअल थिंकर्स है, यानी कि जिनके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। तो यही कारण है हम लोग यही कोशिश करेंगे मैक्सिमम कितना जो है वो अपने सब्जेक्ट को कवर कर सके। तो पहला जो है वो आपका फॉर्मलिस्टिक एंड स्पेशलिस्ट स्कूल है। तो इसमें जो मेन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको आपने याद रखना है, जैसे आपके जॉर्ज सिमल हैं, एल्फ्रेड वीयरकैंडिट है, लियोपोल्ड वॉन वीज हैं और मैक्स वेबर है। तो चार लोगों के नाम यहां रखिए। धीरे धीरे हम जॉर्ज सिमल ने क्या कहा, एल्फ्रेड ने क्या कहा, लियोपोल्ड ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने क्या कहा, इनके बारे में भी दो दो तीन तीन लाइन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो मैक्स वेबर है, अगेन इसके ऊपर हमारे एक से दो लेक्चर जो है जब हम पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लियर, वहां पे जो वो मैक्स वेबर के ऊपर भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? दूसरा देखिए, जो हमारे सिंथेटिक स्कूल है इसमें जैसे ऑगस्ट कॉम्ट भी इसी का ही हिस्सा है, एमिले डर्किम है, एल्टी हॉबहाउस है, मॉरिस जिन्सबर्ग है, कार्ल मैनहीम है। क्लियर? तो आप लोग जब इनका थोड़ा सा
जो नाम है इन सब के जो वो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। जब पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी में जाएंगे तब भी मैं थिंकर्स को थोड़ा सा फिर से पिक करूंगा और ज्यादा डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। आज आप लोगों को ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, इस कंसेप्ट में जो पूरा जो होराइजन है, कैसे हमने इसको अप्रोच करना है, ये समझाना जरूरी था। और यहाँ पे इन थिंकर्स को साइट करना भी आवश्यक है। जब हम इनके बारे में इंडिविजुअली, कुछ को तो डिटेल में करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, जब इंडिविजुअली इन थिंकर्स के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर से आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को उठाओगे, तब आप लोग देखोगे जैसे है ना, आपका टैलकट पार्सन है, क्लियर, उनके ऊपर जो है वो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एमिले डर्किम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैक्स वेबर जो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 4-5 लेक्चर्स के बाद हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आएंगे, वहां से आप लोग इंडिविजुअल कंसेप्ट जब उनको समझना शुरू करोगे। लेकिन आप लोगों को जो पूरी सोशियोलॉजी की जर्नी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो जॉर्ज सिमल की बात करते हैं। क्लियर? जॉर्ज सिमल जो है, अब देखिए यहां पे मैं आपको एक आसान भाषा में, क्योंकि कुछ टेक्निकल शब्दावली आएगी, टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, तो उनको मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, जितने भी हमारे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले लोग थे, जितने भी हमारे फॉर्मुलिस्टिक या स्पेशलिस्ट स्कूल वाले लोग थे, वो क्या कहा करते थे? वो कहते हैं, देखिए, जब हम लोग सोसाइटी को अप्रोच करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी या सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में बिल्ड करते हैं। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं इंडियन सोसाइटी की, ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, ताकि आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ आ जाए। दूसरी साइड मैं बात करता हूं अमेरिकन सोसाइटी की। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी जो वो काफी हद तक एक दूसरे से अलग है। हमारा बोलचाल, हमारा खाना पीना, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, हमारी मॉरल वैल्यूज स्पेसिफिकली बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू अमेरिकन वैल्यूज। तो आसान भाषा में इंडियन सोसाइटी और जो अमेरिकन सोसाइटी है उसको अलग अलग से ही समझा जा सकता है, उसको अलग अलग से ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन जो हमारा फॉर्मुलिस्टिक स्कूल है वो इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता था। वो ये कहता है कि जब भी आप सोशियोलॉजी को पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी जो है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ी जाएगी, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ी जाएगी, ना कि कंक्रीट पढ़ी जाएगी। कंक्रीट का मतलब है कि हर एक जो सोसाइटी है, हर एक जो सोसाइटी है, समाज है, उसके साथ हम उसको रिलेट नहीं करेंगे। हम जो है वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे, यानी कि वो कहीं पे भी आप उनको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलिस्टिक स्कूल थिंकर्स, इनके अकॉर्डिंगली जो सोशल रिलेशनशिप है, क्योंकि इन्होंने सोशल रिलेशनशिप की ही बात की है, जो सोशल रिलेशनशिप है वो एक बॉटल की तरह है, वो एक पानी की या एक बॉटल की तरह है। लेट अस सपोज ये जो है वो हमारी एक ग्लास बॉटल है। तो ये कहते हैं कि इस बॉटल के अंदर जो है, इस बॉटल के अंदर जो है वो आप चाहे पानी डालो, चाहे शरबत डालो, चाहे जहर डालो, चाहे नमकीन पानी डालो, जैसा मर्जी वाटर, किस कलर का पानी डालो, जो ग्लास है या जो ग्लास बॉटल है उसकी शेप के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में जो टेस्ट है, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट जो इस बॉटल के अंदर आएगा, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पूरे की पूरी जो बोतल है, ये कौन सी बोतल है, ये आपकी ग्लास बॉटल है। तो उसी तरीके से ये कहा करते थे कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, वो ये नहीं फर्क पड़ता कि वो सोशल रिलेशनशिप इंडिया में कैसे चल रहा है, अमेरिका में कैसे चल रहा है, बस ये पता होना चाहिए कि इस तरह का एक सोशल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा जो भी थ्योरी बिल्ड होगी हमारी सोशियोलॉजी के अंदर, वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो कंक्रीट नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकली अलग अलग सोसाइटी में वेरी नहीं होनी चाहिए। उसको वैसे नहीं पढ़ना है, बस हमने बता देना है कि अच्छा ये जो है वो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, कंफ्लिक्ट, ये सारे के सारे क्या है, ये सोशल रिलेशनशिप के एग्जांपल है। दैट्स इट। तो सोशियोलॉजी जो है वो ये नहीं बताएगी कि इंडिया में ये कैसे काम कर रहा है, अमेरिका में कैसे काम कर रहा है। सोशियोलॉजी बस अपने प्रिंसिपल्स दे देगी कि समाज जो है वो इन रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है वो काम करता है। दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं रहेगा। तो जो हमारे जॉर्ज सिमल थे, इन्होंने भी यही कहा कि जो फोकस है वो फॉर्मल बिहेवियर के ऊपर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्चुअल बिहेवियर। यानी कि जो बिहेवियर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो है वो कॉपरेशन की आवश्यकता है, एक समाज को इकट्ठा रहने के लिए जो है वो कॉपरेशन की आवश्यकता है। यानी कि
हर एक सोसाइटी के अंदर जो है वो एक सोशल रिलेशनशिप होनी चाहिए, और वो सोशल रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कॉपरेशन। अब उसके बाद जब एक्चुअली वो सोसाइटी काम कर रही है, उसमें कॉपरेशन 90% है, 100% है, 50% है, उससे सोशियोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी ने अपनी थ्योरी में सोशल रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल कॉपरेशन को लिख दिया है कि कॉपरेशन जो है वो ही समाज को चलाएगा, और वो इस तरीके से चलाएगा। अब जब एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन ऑफ यानी कि एक्चुअल बिहेवियर ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रिंसिपल जो है वो सोशियोलॉजी का काम नहीं है, वो वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो इकोनॉमिक नेचर है वो उसको स्टडी करता रहे। हमारा काम सिर्फ फॉर्मल बिहेवियर या फॉर्मल प्रिंसिपल्स या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को ही डेवलप करना है। समझ आई कहानी की नहीं? ये आसान भाषा में देखो, ये वैल्यू फ्री बात कर रहे हैं। वैल्यू फ्री का मतलब क्या है? देखिए, जहां मैं इन्वॉल्व हूं, आप इन्वॉल्व हैं, तो मेरी कुछ वैल्यूज हैं, आपकी कुछ वैल्यूज हैं, तीसरे बंदे की कुछ और डिफरेंट वैल्यूज हैं। हो सकता है मैं पैसे देख के पिघल जाऊं, हो सकता है आपको उस पैसों से कोई फर्क ना पड़ता हो, और वाइसा वर्सा। तो जहां जहां इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, जहां जहां ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, वहां वहां वैल्यूज हमेशा रहती हैं। लेकिन ये जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल है, ये क्या कर रहे हैं? ये कंप्लीटली वैल्यूज को एलिमिनेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं है, वो बात की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जो है या फॉर्मल बिहेवियर जो है उसी के ऊपर फोकस करना है, रेदर देन एक्चुअल बिहेवियर और जो कंक्रीट आपकी सिचुएशन है उनसे अगर मैं कंपेयर करूं। समझ आ रही कहानी सब लोगों को कि नहीं आ रही? क्लियर? डन? तो देखिए, आप लोगों को ना एक स्पेसिफिक चीज तरीके से ही चीजों को जो है वो समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जब भी हमारे लाइव सेशंस रहा करेंगे तब हम उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? और दूसरा आ गया, देखिए, स्टडी सोशल रिलेशनशिप इन एब्स्ट्रैक्शन। तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट हमने रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है रेदर देन कंक्रीट। तो होपफुली आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट, फॉर्मल एंड एक्चुअल, ये क्यों जो है वो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के द्वारा इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसके बारे में समझ आ गया होगा। पर ये जो जॉर्ज सिमल हैं, ये हमारे नैरो व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं, जहां पे ये सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? ये सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझ आएगा नहीं? अब अलग अलग थिंकर के अकॉर्डिंगली सोशल रिलेशनशिप डिफरेंट है। कई लोगों के अकॉर्डिंगली सोशल रिलेशनशिप जो है, मान लो मैं अगर समाज के अंदर रह रहा हूं तो शायद वो आउट ऑफ लव है, या मे बी हेट भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन जॉर्ज सिमल जब उन्होंने लव हेट की बात नहीं की है, लव और हेट की जो बात की है वो की है एल्फ्रेड वीर कैंडिट के द्वारा। क्लियर? ये जो एल्फ्रेड वीर कैंडिट हैं, क्लियर, इन्होंने जिक्र किया कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनकी जगह उन्होंने शब्द यूज किया मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी है उसके अंदर जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं? या तो वो लव के ऊपर हैं, हेट के ऊपर हैं, कॉपरेशन है, कंपटीशन है। तो इस तरह के जो रिलेशन है वो हम लोगों को समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो वो देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने भी सोशल रिलेशनशिप की बात की, लेकिन उसको जो है वो किस तरीके से जिक्र किया? उसको इन्होंने जिक्र किया मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप। क्लियर? कहानी यहां पे समझ आ रही है? अब यहां पे ना एक चीज और समझिए, जो हमारे एल्फ्रेड वीर कैंडिट हैं, इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो एक ज्योमेट्री की तरह है। वो एक ज्योमेट्री की तरह है। ज्योमेट्री की तरह का मेरा मतलब क्या है कि ज्योमेट्री में अलग अलग शेप्स होती है ना, कि जैसे ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया। क्लियर? अब इनके अंदर जो मर्जी कलर करो, जो मर्जी भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्राइंगल जो वो ट्राइंगल ही रहेगा, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो उगांडा है, घाना है, यूएसए है, यूरोप है, सब जगह ट्राइंगल ही ट्राइंगल। तो उन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है इट शुड बी लाइक जियोमेट्री, जहां पे इसका काम होगा सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताना कि भाई लव है, हेटरेड है, ज्यादा है, कम है, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? लेकिन इन्होंने बता दिया कि एक जो समाज है उसके अंदर जो सोशल रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलेगी, या तो वो लव होगा, हेटरेड होगा, कॉपरेशन होगा, कंपटीशन। डन? तो इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। जब हम लोग जब फॉर्मुलिस्टिक स्कूल को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो यही क्रिटिसिज्म रहता है कि यार आप ज्योमेट्री के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो वैसे भी ऐसी वस्तुओं की बात करती हैं जो कि जिनमें जिंदगी नहीं है, और यहाँ पे आप ह्यूमन सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे इंसान है जिसकी वैल्यूज हैं, जिसका आज कुछ मन करता है, कल को कुछ उसका मन करता है, तो आप उसको कैसे शेप्स के साथ जो रिलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग जब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को रीड करते हैं तो इस तरह से चीजें जो है वो हम लोगों को समझनी पड़ती हैं, इस तरीके से चीजें जो है वो हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज लियोपोल्ड विनवीज। तो लियोपोल्ड विनवीज जो है वो इन्होंने सोशल रिलेशनशिप
और जो सोशल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर फोकस किया। जैसे मैं आपको एक सोशल प्रोसेस का एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे मान लो इन्होंने एक सोशल प्रोसेस का जिक्र किया, दैट इज एसोसिएटिव। एक सोशल प्रोसेस का जिक्र किया, दैट इज एसोसिएटिव, मतलब सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब ये जो एसोसिएटिव है या ये जो एसोसिएशन बनी हुई है, इसके साथ कौन सा बिहेवियर एसोसिएटेड है, उसको भी इन्होंने स्टडी किया। अब यार खुद सोचो कि अगर हम सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमारा कॉमन जो है वो कनेक्टिविटी है, और हम सारे लोग एक दूसरे को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो वो एसोसिएशन हुई। तो वहां पे इन्होंने बोला कि यार ये वाली प्रोसेस यानी कि एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रोसेस तभी हो सकती है अगर कॉपरेशन बिहेवियर हो, अगर बिहेवियर जो है वो कौन सा हो, आपका कॉपरेशन हो। क्लियर? और डिसएसोसिएटिव, डिसएसोसिएटिव का मतलब क्या आ जाएगा आपका? डिसएसोसिएटिव मतलब जहां पे आप एक दूसरे से अलग चल रहे हो, आपके बीच में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक इन्होंने प्रोसेस के ही डिसएसोसिएटिव। इसको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो दुनिया में वॉर हो रही है, तो ऑब्वियस बात है दो देश जो है एक दूसरे के साथ डिसएसोसिएटेड है। तो डिसएसोसिएशन जो है उसके पीछे का जो बिहेवियर है, ये जो सोशल रिलेशनशिप है, वो क्या हो सकती है? वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है कंफ्लिक्ट। तो जो आपके लियोपोल्ड विन वीज हैं, इन्होंने थोड़ा सा वाइड किया। इन्होंने सोशल रिलेशनशिप और जो सोशल प्रोसेसेस हैं, यानी कि समाज के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उनको सीधा रिलेट किया कि उसके लिए कौन सा सोशल रिलेशनशिप जो वो जिम्मेवार है। अगर एसोसिएटिव है तो कौन सी सोशल रिलेशनशिप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर कॉपरेशन। और अगर मान लो डिसएसोसिएटिव है तो उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? आप लोगों का कंफ्लिक्ट। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे अलग अलग जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल्स हैं, उनके अलग अलग लोग हैं, सबने सोशल रिलेशनशिप की ही बात की है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक कहानी सबको क्लियर आ गई? नेक्स्ट आ गया आपके, दैट इज योर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है उन्होंने जो सोशल एक्शन और जो सोशल बिहेवियर है उसका जो है वो क्लासिफिकेशन की है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा कि देखिए आप जो सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर है वो काफी नैरो रहता है, पूरा सोशल या पूरे समाज को इसके लिए समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कंपनी है, क्लियर, उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। उस कंपनी का 10 दिन के बाद जो है वो एक एनुअल फेस्ट है, क्लियर, जहां पे पूरी कंपनी जब अपना एनुअल फेस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। तो उस पूरी कंपनी में हर एक बंदे को अपना अपना काम दे दिया गया कि अच्छा आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, यानी कि 100 के 100 लोगों को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दे दिए गए। अब हर एक का अपना अपना काम है, लेकिन सारे लोग ये कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक का भी काम अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली जब वो फेस्टिवल होगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो तो सबका ही फेलियर होगा। क्लियर? तो हर एक इंसान जो है वो कॉन्शियसली कोशिश करेगा कि यार ये फेस्टिवल जो वो सक्सेसफुल कर देना, और उनका जो एक्शन होगा वो दूसरों के लिए हेल्पफुल भी होगा, और जो है वो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, ताकि ओवरऑल जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो हुआ क्या कि एक सोशल एक्शन जो है उसने सोशल बिहेवियर जो है उसको जो है वो अपना इन्फ्लुएंस किया। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे मान लो जैसा मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पहन रहा हूं, क्लियर, वो कहीं ना कहीं जो है वो मेरा जो वैल्यूज है, मेरा जो रिलीजन है, जिस एरिया से मैं आया हूं, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो कभी कभी जो सोशल या समाज का जो बिहेवियर है वो मेरे एक्शंस को जो वो काफी इन्फ्लुएंस करता है, एंड वाइसा वर्सा। यानी कि कभी कभी हो सकता है कि किसी की बातों से जो है वो मैं इतना प्रभावित हो जाऊं कि मैं कोई ऐसा कदम उठा दूं, क्लियर, जो शायद देश के लिए अच्छा ना हो या शायद देश के लिए जो है वो अच्छा हो। तो आसान भाषा में हर एक जो सोशल एक्शन है उसके पीछे कोई ना कोई सोशल बिहेवियर होता है, और सोशल एक्शन सोशल बिहेवियर को चेंज भी कर सकता है, एंड वाइसा वर्सा। तो मैक्स वेबर जो उसने बड़ा ही कंसाइज रखा, स्पेसिफिक रखा कि हम हर एक सोशल एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके पीछे का जो सोशल बिहेवियर है उसको, और कैसे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या कैसे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया गया है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जिनके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? बाकी देखिए कभी कभी इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि सिंथेटिक स्कूल का क्रिटिसिज्म, सॉरी, जो आपका फॉर्मुलिस्टिक स्कूल है उसका क्रिटिसिज्म पूछ लिया गया। सिंथेटिक स्कूल जो है उसके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले जो वो सिंथेटिक स्कूल में एमिले डर्किम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब जितने भी हम लोग एमिले डर्किम या इनके बाद जिन्सबर्ग की बात करेंगे, ये सारे के सारे जो है वो आपके ब्रॉड
पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि कहते हैं कि सोशियोलॉजी को हम लोगों का, या सोशियोलॉजी का जो होराइजन है उसको हम लोगों ने काफी ब्रॉड रखना है। अगर मैं स्पेसिफिकली एमिली डुर्कheim का बात करूंगा, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोगों को सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को डेवलप करने में देखने को मिलता है, तो एमिली डुर्कheim जो वो तीन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या रहता है, जहां पे जो आपकी पॉपुलेशन है, या इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर देते हैं, सोशल फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, क्लियर, उसके अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है, इसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मैं बताता हूं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि सेक्स रेशियो कितनी है, ठीक है जी, 10 है, 15, क्लियर। जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, कि भाई पैसा ज्यादा है, 100,000 10,000 आ रही है पर कैपिटा, या 20,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, क्लियर। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जब हम लोग हेल्थ पैरामीटर्स देखते हैं कि है ना, MMR कितना है, IMR कितना है, क्लियर, या सेक्स रेशियो, जब उसको भी हम क्वालिटेटिव के अंदर जब वो कंसीडर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर आ सकता है कि पॉपुलेशन का नंबर कितना है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वालिटेटिव में हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, क्या वो यंग पॉपुलेशन है, क्या वो एल्डरली पॉपुलेशन है, यानी कि वो बुजुर्ग लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे तो शायद देश के लिए इतनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल जो वो फ्यूचर के लिए नहीं होगी। ज्यादा यंग लोग होंगे तो फ्यूचर में जब वो देश के लिए एक इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जब अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आसान भाषा में जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी एक जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है, उसकी जो भी फीचर्स होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसको उसके थ्रू, या वो जो है वो आपका सोशल फिजियोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर आते हैं। तो जैसे मैंने शायद आपको बताया भी था कि एमिली डुर्कheim ने सुसाइड के ऊपर जो है वो एक इनकी राइटिंग है, तो वहां पे बताते हैं कि एक जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जैसे इंग्लैंड है, या है ना आपका जो है वो मान लो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो रिलेटिवली बहुत ज्यादा रिच हैं, वहां पे सुसाइड रेट जो वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एज कंपेयर टू जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पे सुसाइड रेट जब हम लोगों को बहुत ज्यादा या बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब सोशल फिजियोलॉजी है, उसमें हम लोग एक पूरे की पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो एक जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। सेकेंड इज योर सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी जो है वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग सोशल साइंसेज हैं हमारी, जैसे क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मान लो आपका रिलीजन है, साइकोलॉजी है, उनका समाज के ऊपर जो वो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उनका क्या रिलेशन है, उसको हम सोशल मॉर्फोलॉजी के थ्रू जो वो पढ़ते हैं। तीसरा आ गया आपका जर्नल सोशियोलॉजी। जर्नल सोशियोलॉजी का मतलब है कि ये बेसिकली फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, जो इन दोनों जो कंसेप्ट है उनके ऊपर बेस्ड है। यानी कि हमने क्या किया, एक ज्योग्राफिकल, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरीज को अंडरस्टैंड किया, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ उनको कंपेयर किया, फिर सोशियोलॉजी जो है उसने अपने फैक्ट्स जो हैं, सोशल फैक्ट्स जो हैं, उनको एस्टेब्लिश किया। यानी आसान भाषा में सोशियोलॉजी की अपनी जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है या थ्योरी बिल्डिंग जो है वो शुरू होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जर्नल सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या समझे? सोशल फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करो। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, अलग अलग जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन करो, रिलेशन एस्टेब्लिश करो। जर्नल सोशियोलॉजी क्या है, जब सोशियोलॉजी को जो है वो डेवलप करो एक सब्जेक्ट के रूप में, एक फिलोसफी के रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब सोशल फैक्ट शब्द क्या है, डर्किम के बारे में जब हम जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल फैक्ट का मतलब है कि जैसे कल्चर है, रिलीजन है, मैरिज है, ये सारे के सारे जो वो आपके सोशल फैक्ट्स के एग्जाम्पल है, क्लियर। तो एमिली डर्किम जो है, इन्होंने देखो पहले सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहां पे दूसरे के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की भी बात हो रही है, और फिर सारे के सारे जो वो आपकी जनरल सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा है। दूसरे हमारे हैं, दैट इज एलटी हॉटहाउस। एलटी हॉटहाउस का मतलब देखिए, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजिस्ट शुड इंटरप्रेट सोशल लाइफ एज ए होल। इन्होंने सिर्फ सोशल एक्शन की बात नहीं की जो कि मैक्स वेबर कर रहा था, इन्होंने सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की बात नहीं करी, क्लियर। जो बाकी हमारे जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स के थिंकर्स थे वो उनका जिक्र कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वी शुड स्टडी होल सोशल लाइफ। होल सोशल लाइफ का मतलब क्या है, वहां पे पॉलिटिकल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, फिलोसॉफिकल इंपैक्ट, सारे के सारे जो हमारे इंपैक्ट्स रहेंगे उनको प्रॉपरली असेस किया जाएगा और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे हैं, दैट इज मॉरिस जिन्सबर्ग। तो जिस तरीके से जो है वो
तीन हमने अलग अलग डर्किम की कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, उसी तरीके से जो मॉरिस जिन्सबर्ग हैं वो चार अलग अलग चीजों को अंडरस्टैंड करने की या चार अलग अलग चीजों के डिस्कशन की बात करते थे, जिनमें सबसे पहले है सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी जो पॉपुलेशन है या उसके साथ जो रिलेटेड हमारा जो हमारा पूरा जो पॉपुलेशन के इश्यूज हैं और उसके साथ जो बाकी साइंसेस के साथ जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है कि हाउ सोसाइटी कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मानते हो ना कि अच्छा ऐसा नहीं बोलते ना कि ऐसे कपड़े डाल के मत चलो यहाँ पे, हमारा सोसाइटी ऐसा नहीं है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंट्रोल। बहुत सारे लोग जो इसलिए भी डरते हैं ओपनली गलत काम करने से क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न्यूज में ना जाए, कहीं सोशल मीडिया पे ना जाए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंट्रोल। क्लियर। इसके साथ जो है वो आपकी नेक्स्ट आ जाएगी दैट इज योर सोशल प्रोसेस। लास्ट में हमारा आ जाएगा दैट इज योर सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी में जो अलग अलग इश्यूज हैं, पॉवर्टी का इशू है, हंगर का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, उसको जो है वो कवर किया जाता है। क्लियर। तो ये जो मॉरिस जिन्सबर्ग हैं इनके द्वारा सोशल मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल, प्रोसेस एंड पैथोलॉजी इनका जो है वो जिक्र किया गया है। सोशल प्रोसेस का मतलब है कि जब कोई भी एक एक्टिविटी या कोई भी एक्शन जो है वो समाज के अंदर होगा तो उसकी क्या जर्नी रहेगी, वो क्यों हो रहा है, उसको जो हम लोगों ने समझना। सोशल कंट्रोल हमने उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है या उस सोसाइटी के एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम लोग पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है उसको अलग अलग डायमेंशन से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आसान भाषा में चाहे मॉरिस जिन्सबर्ग की बात की जाए, हॉट हाउस की बात की जाए या हमारे डर्किम की बात की जाए, ये सारे के सारे जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ जो सोशियोलॉजी है उसका जिक्र करते हैं। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे हमारे 1950s के आसपास तक के थे, उससे पहले के थे। क्लियर। उसके बाद सोशियोलॉजी में और ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं, जिनमें टैलकट पार्सन है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्होंने जो सोशियोलॉजी का होराइजन है उसको और ज्यादा ब्रॉड किया है। इन्होंने सोशल सिस्टम्स का जिक्र किया है। सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है या सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पूरा बॉडी है, ठीक है, तो मेरी पूरी बॉडी जो है एक सिस्टम का काम कर रही है। आईज है, ब्रेन है, हैंड है, माउथ है, तो मैं एक पूरे सिस्टम की तरह काम कर रहा हूं। तो उसी तरीके से इन्होंने पूरी सोसाइटी को एक सिस्टम के रूप में जो वो समझाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं इसके बाद जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमें काफी चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद 50-60s में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो 60s में फेमिनिस्ट थ्योरीज जो है वो भी बहुत ज्यादा आनी शुरू हुई। फेमिनिस्ट थ्योरी का मतलब क्या है, क्योंकि जो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे वो यही कहा करती थी कि जो सोशियोलॉजी लिखी गई है वो हमेशा मैन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, वो कभी भी वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई। क्लियर। क्योंकि जब कैटेगराइजेशन हुई कि वुमेन जो है वो हाउसवाइफ बनेगी और मेल जो है वो बाहर जाके काम करेगा, तो हाउसवाइफ जो है हमेशा ये कहती है कि वो खुश है, बट क्या रियलिटी में वो खुश है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो समाज कैसा होना चाहिए या उसके पर्सपेक्टिव्स, उसकी निगाहों से जो है वो सोशियोलॉजी नहीं लिखी गई। तो वहां पे जो है वो हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी को जो है वो भी सोशियोलॉजी के अंदर डेवलप होता हुआ देखने को मिलते हैं, जहां पे जो वुमेन है उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। इनइक्वालिटी में वुमेन को स्पेसिफिक फोकस किया जाता है जब हम लोग सोशियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो फेमिनिस्ट थ्योरी का आना भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी की जो भी विटनेस है उसको काफी ज्यादा ब्रॉड करता है। और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, जिनमें जेक्स डेरिडा है, मिशेल फुकॉल्ट है और बाद में जो वो जीन बॉडिलार्ड है। ये सारे के सारे जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर है। अगर स्पेसिफिकली मैं जीन बॉडिलार्ड की बात करूंगा तो इनका जो थ्योरी है वो सारी की सारी ये है कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ना मॉडर्निज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्निज्म में बेसिकली क्या है, मॉडर्निज्म वो है जब हमारी ये मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी। क्लियर। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है कि अब जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसी को ही हम लोग कहीं ना कहीं जो वो नकार रहे हैं, हम उसी को कह रहे हैं कि यार वो चीजें सही नहीं हुई, क्योंकि एनवायरनमेंट को जब उससे बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। तो स्पेसिफिक टाइम पे जो पोस्ट मॉडर्न इरा जो है स्पेसिफिकली जब 1950-60s के बाद जो वो हम लोग देख रहे हैं, जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनके लिए अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को रियलाइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन या ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर जो वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आज का जो दौर है ये सारे का सारा पोस्ट मॉडर्न एरा जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो वहां पे जैसे मैं जीन बॉडिलार्ड की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने जब वो सोशल मीडिया का जिक्र किया कि किस तरीके से जो पहले कार्ल मार्क्स कहा करता था कि यार इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो समाज के अंदर इनइक्वालिटी जो उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अब उसी का रोल जो है वो
या अब इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके पास सेम फोन है, सेम तरह की जो एक्सेस है उन सबके पास है। तो सोशल मीडिया जो है उसने कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस के ऊपर डिस्पैरिटी थी उसको रिमूव करने की जो है वो कोशिश की है। क्लियर? तो ये जो है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हम लोगों को किससे रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, जो हम लोगों को सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि सोशियोलॉजी का स्कोप, कुछ लोग कहते थे कि नैरो होना चाहिए, सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। कुछ ने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में उसकी जो विड्थनेस है वो काफी ब्रॉड होनी चाहिए, काफी बड़ी होनी चाहिए। टाइम आगे बढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टैलकट पार्सन की बात की जाए, मिलर के द्वारा जो वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की जाए, फेमिनिस्ट थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं जिन्होंने नए थॉट्स जो हैं वो सोशियोलॉजी के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। जैसे किसी जमाने में बस यही माना जाता था कि सिर्फ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का कारण जो है वो आपका रिच और पुअर के बीच का गैप है, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण जो वो कहीं ना कहीं वो चीज हम लोगों को धूमिल होती हुई देखने को मिल रही है। तो आजकल काफी जो प्रेजेंट नोशन है उनको चैलेंज किया जा रहा है, और सोशियोलॉजी में जो चेंजिंग इन्फ्लुएंस है वो भी हम लोगों को, या सोशियोलॉजी के अंदर जो चेंजिंग ट्रेंड्स है वो भी हम लोगों को जो वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा आप लोगों को और क्लैरिटी देगा कि सोशियोलॉजी मॉडर्न, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी तो बहुत पहले से है, लेकिन सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में अभी डेवलप होना शुरू हुआ, तो वो इतना लेट क्यों डेवलप हुआ, इसको जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।